गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा, आज हम व्याकरण का प्रथम पाठ भाषा, बोली, लिपि, व्याकरण तथा हिंदी भाषा पढ़ेंगे। हमने इससे पहले हिंदी लिट का पहला पाठ पढ़ा था। आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते ही हो और आप लोग पिछली कक्षा से भी पढ़कर आए हैं। पहला आता हमारा भाषा। भाषा क्या होती है? भाषा किसे कहते हैं? अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो आप क्या हमारी दैनिक बोलचाल की जो हम दैनिक बोलचाल में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो भाषा कहलाती है। अपने विचार दूसरों को बताना और दूसरे के विचारों को सुनना, ये क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। आप लोगों को पता है ना? आपने सही पहचाना। और बिना भाषा के हम ना तो किसी की कोई बात समझ सकते हैं और ना ही दूसरे को हम कुछ समझा सकते हैं। हमें अपने भाव का आदान प्रदान करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? भाषा की। और अगर भाषा नहीं होगी तो हम अपने भाव का आदान प्रदान नहीं कर सकते। भाषा शब्द भाष धातु से बना है जिसका अर्थ है वाणी। ईश्वर ने केवल मनुष्य को ही सोचने समझने की शक्ति दी है। पशु पक्षी अपनी अपनी आवाज़ में एक दूसरे तक अपने भाव पहुंचाते हैं, परंतु वह भाषा नहीं होती। मुख से केवल ध्वनियों आवाज़ निकालना भाषा नहीं है। बच्चा जब छोटा होता है तब वह अपने मुख से कुछ ध्वनियाँ निकालकर अपनी बात समझाना चाहता है, परंतु वह भाषा नहीं होती। धीरे धीरे वह अपनी माँ और परिवार से भाषा सीखता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी ध्वनि को हम भाषा नहीं कह सकते। भाषा के लिए उचित शब्द होते हैं और भाषा का प्रयोग भी एक तरीके से होता है। निम्नलिखित लक्षणों का पता चलता है सीखकर। भाषा सार्थक ध्वनियों के मेल से बनती है। भाषा में ध्वनियों के लिए प्रतीक होते हैं। भाषा मन के भाव विचारों को दूसरे तक पहुंचाती है। प्रत्येक भाषा में शब्दों के अर्थ होते हैं, साथ ही उसमें वर्ण, शब्द व वाक्य संरचना की व्यवस्था भी होती है। तो हाँ जी, हमारा पहला क्वेश्चन क्या बनता है? भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा वह माध्यम है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। आदान प्रदान करते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि भाषा के द्वारा हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरे की बात को हम समझते हैं, वह भाषा कहलाती है। अब भाषा के कितने रूप होते हैं? आप सभी को पता है कि भाषा के 2 रूप होते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं। कौन कौन सी? मौखिक और लिखित है ना? तो मौखिक भाषा जो मुंह से बोलकर। अब आप लोग वीडियो देखते हैं तो हम कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं इसमें? मौखिक भाषा का। और जब आप वर्कशीट से, कार्यपत्रक से काम करते हो तो वो कौन सी भाषा हुई? वो लिखित भाषा हुई। तो भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अंडरस्टैंड? इसके बाद
मातृभाषा। अब देखिए बच्चों, आप सभी को जानते हैं कि मातृभाषा किसे कहते हैं। वह भाषा जो बच्चा अपनी माता के द्वारा सीखता है उसे क्या कहते हैं हम? मातृभाषा कहते हैं। वह उस भाषा का प्रयोग अपनी माँ तथा परिवार द्वारा सीखता है बच्चा। ठीक, उसके बाद आती है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा अर्थात राष्ट्र की भाषा, वह भाषा जिसका प्रयोग एक देश के अधिकांश निवासियों द्वारा किया जाता है, वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी अपनी राष्ट्रभाषा होती है, जैसे जापान की जापानी, चीन की चीनी, फ्रांस की फ्रांसीसी, ब्रिटेन की अंग्रेजी। ठीक है, अब उसके बाद आता है राजभाषा। राज प्लस भाषा अर्थात राजकाज की भाषा, वह भाषा जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है, वह राजभाषा कहलाती है। सबको समझ में आया ना कि राजभाषा क्या होती है? 14 और हमारी राजभाषा क्या है? राष्ट्रभाषा क्या है हमारी? अब राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा में अंतर, इसे एक ना समझे। भारत में कार्यालयों कामकाज के लिए हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। इसलिए प्रतिवर्ष इस दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। इज दैट क्लियर? और भारत की 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। भारत में जो है 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, प्रदान की हैं, जो है असमिया, बंगाली, गुजराती, बोडो, डोगरी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, पंजाबी, उर्दू, मैथिली, मलयालम, अवधपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, संथाली और तथा सिंधी। सबको समझ में आया ना कि भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं। अब देखिए मानक भाषा। जब भाषा विकास प्रक्रिया से गुजरती है तथा उसकी एकरूपता को बनाए रखना कठिन होता है। हिंदी भाषा का क्षेत्र बहुत व्यापक है, इसलिए इस पर बोलियों तथा उपभाषाओं का प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति में वर्णों व शब्दों में एक से अधिक रूप प्रचलित हो जाते हैं। कौन सा रूप शुद्ध तथा मानक है, वह जानने में कठिनाइयों का अनुभव होता है। इस कारण से भाषा के जिस रूप को शिक्षित जनों द्वारा प्रयुक्त व विद्यार्थी द्वारा स्वीकृत किया जाता है, वह भाषा का मानक रूप कहलाता है। इज दैट क्लियर? कि भाषा का मानक रूप कौन सा होता है? भाषा का मानक रूप वो होता है कि जो विद्यार्थियों और शिक्षित वर्ग द्वारा प्रयोग किया जाता है, वह भाषा का मानक रूप होता है। इसके बाद आती है बोली। अब अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि बोली किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? बोली का मतलब भाषा का क्षेत्रीय रूप। क्या? भाषा का क्षेत्रीय रूप, भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कही जाती है। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कही जाती है। अब बोली का तात्पर्य है कि एक स्थान में जो भाषा बोली जाती है उसे बोली कहते हैं। वह भाषा का अल्प विकसित रूप होता है। इसे सामान्यतः बोलचाल में प्रयोग किया जाता है। इसमें साहित्य की रचना प्राय नहीं होती। कुछ साहित्यकारों ने बोलियों में साहित्यों की रचना की थी, जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में, कवितावली में अवधी, सूरदास ने सूरसागर में ब्रजभाषा तथा विद्यापति ने पदावती मैथिली की रचना की। परंतु बोलियां रचनाएं बहुत कम हुई हैं। आगे चलकर ये केवल बोली तक ही सीमित रह गई। इसका अर्थ विकास नहीं हो सकता, केवल खड़ी बोली का विकास होता है।
हो गया है और उसने आधुनिक हिंदी भाषा का रूप को लिया है। कहने का मतलब यह है कि बोली जो है वो एक क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। उसके बाद आता है उपभाषा। जब बोली का क्षेत्र थोड़ा बड़ा हो जाता है तब वह उपभाषा बन जाती है। समझ में आया ना कि जब बोली का रूप थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो क्या हो जाती है, वो उपभाषा बन जाती है। बोलियों साहित्यों की रचना प्राय नहीं होती, परंतु उपभाषा में साहित्य की रचना होने लगती है। इज दैट क्लियर? उसके बाद आता है कुछ प्रमुख उसके बाद आता है लिपि। अब लिपि देखिए, लिपि का अर्थ है लीपना। बच्चों, जैसा कि आपने पिछली कक्षाओं में जाना कि मनुष्य ने उच्चारित भाषा की स्थायी रूप देना तथा अपने विचार दूर बसे संबंधियों तक पहुंचाने के लिए चित्रों का माध्यम बनाया, जिसे चित्रलिपि कहा जाता है। फिर उसने उच्चारित ध्वनियों का चिन्ह दिया, वही चिन्ह लिपि कहलाते हैं। अर्थात हर किसी भाषा को लिखने के लिए कुछ ना कुछ चिन्ह होते हैं, वो चिन्ह क्या कहलाते हैं? वो लिपि कहलाते हैं। वही क्या कहलाते हैं? वो लिपि कहलाते हैं। उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि। उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। लिपि कहलाती है। कहने का तात्पर्य है कि हर भाषा को लिखने के लिए का एक ढंग होता है, चिन्ह होते हैं। वही चिन्ह क्या कहलाते हैं? वही चिन्ह लिपि कहलाते हैं। अब जैसे कि कुछ प्रमुख भाषाएं व उनकी लिपियां। संस्कृत की लिपि क्या है? देवनागरी। मराठी देवनागरी, कश्मीरी देवनागरी, कोंकणी देवनागरी, नेपाली देवनागरी, संथाली देवनागरी, बोडो देवनागरी, अंग्रेजी रोमन, जर्मन रोमन, फ्रांसीसी रोमन, उर्दू फारसी, पंजाबी गुरुमुखी, बंगाली बांग्ला। तो बच्चों, हर भाषा को लिखने का एक ढंग होता है, एक उसके चिन्ह होते हैं, वही क्या कहलाते हैं? वो लिपि कहलाते हैं। इज दैट क्लियर? उसके बाद आता है देवनागरी लिपि की विशेषताएं। देवनागरी विश्व की एकमात्र वैज्ञानिक लिपि है। एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह निर्धारित है। लेखन व मुद्रण में एक रूपता रोमन, अरबी, फारसी में हस्तलिखिता तथा मुद्रित रूप आदान प्रदान होते हैं। देवनागरी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। लिपि चिन्हों के नाम व ध्वनि में एक रूपता लाते हैं। तो ये था क्या? लिपि। अब आता है साहित्य। साहित्य से लिटरेचर। साहित्य जैसे कि आपने जो साहित्य, तो जो गद्य साहित्य और पद साहित्य, अभी तक हमने दो साहित्य पढ़े हैं ना। किसी भाषा के सचित साहित्य, किसी भाषा के संचित ज्ञान कोश को साहित्य कहते हैं। संचित ज्ञान कोश को साहित्य कहते हैं। इसमें ज्ञान व अनुभव की बातें लिखित होती हैं। साहित्य के दो प्रकार का होता है, गद्य साहित्य और पद साहित्य। आपको पता है ना, आपको गद्य और साहित्य और पद साहित्य पर जो कविताएं होती हैं वो पद साहित्य में होती हैं, और जो पाठ का सार होता है वो गद्य साहित्य में होता है। आप लोगों ने पढ़ा भी है और अगली कक्षाओं में आप लोग पढ़ेंगे भी। इसके बाद आता है व्याकरण। अब मैं अगर आपसे पूछूं तो आप अपनी भाषा में व्याकरण को कैसे बताओगे? व्याकरण क्या है? देखिए, हर भाषा को लिखने के लिए एक सही रूप होता है, शुद्ध रूप होता है। व्याकरण के द्वारा हम भाषा को
सही रूप में, शुद्ध रूप में लिखना जानते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जो कि भाषा को शुद्ध रूप में का प्रयोग करना हमें सिखलाता है। अब जैसे मान लीजिए हमने लिखा सीता गाना गाता है, तो क्या यह सही है? नहीं। क्यों? इसमें व्याकरण का सही रूप क्या होता है? सीता गाना गाती है। अर्थात व्याकरण के द्वारा हम भाषा को सही शुद्ध रूप में लिखना व पढ़ना सीखते हैं। व्याकरण के अंग वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। देखिए बेटा, आप लोग जब छोटी कक्षाओं में थे तो आप सबसे पहले आप क्या पढ़ते हो? वर्ण क्या? अ आ इ ई, ये सब आपके क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। उसके बाद आप वर्ण विचार पढ़ते हो, वर्ण अ से लेके पूरे ज्ञानी तक। फिर वर्ण से हम क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं। जैसे क और ला मिला के हमने एक शब्द बनाया कल, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बनता है? उसके बाद फिर वाक्य विचार होता है। उसके बाद हम शब्दों से मिलाकर क्या बनाते हैं? वाक्य बनाते हैं। जैसे वह कल शहर जाएगा, तो ये एक वाक्य बन गया। तो व्याकरण के द्वारा ही हम भाषा को शुद्ध रूप में लिखना और पढ़ना सीखते हैं। व्याकरण ही हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना लिखना बताती है। और व्याकरण के 3 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण, सबसे पहले हम वर्ण लेते हैं जो हमारे आ से ज्ञानी तक होते हैं। उसके बाद हम वर्णों से हम शब्द बनाते हैं। जैसे काला कल, घारा घर, चाला चल, शब्द बना कल घर चल, ठीक है। तो उसके बाद हम वाक्य बनते हैं। तो आशा है आप लोगों को ये पाठ भली भांति समझ में आया होगा। भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। व्याकरण हमारी भाषा का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। क्यों? क्योंकि व्याकरण के द्वारा ही हम भाषा का शुद्ध रूप लिखना बोलना सीखते हैं। आशा है आप लोगों को ये पाठ भली भांति समझ में आ गया होगा। आप लोग इस पाठ को एक बार पुनः पढ़ेंगे घर पर और ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। और इसका जो अभ्यास कार्य होगा आपको प्रश्न उत्तर दिए जाएंगे और जो मैंने आपको पढ़ाया है उसी में से आपको ध्यान से इनके प्रश्न उत्तरों को ढूंढना है और प्रश्न उत्तर करने हैं।